मेरी शादी निकी से हुई थी। काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी और मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है। लेकिन मसला उस वक्त हुआ जब निकी प्रेग्नेंट हुई। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए सलाह दे दिया क्योंकि वह अंदरूनी तौर पर कमज़ोर थी और घर पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे बेड रेस्ट पर बैठकर संभाल सकता। इसलिए मजबूरन मुझे अपनी यह बात अपनी सास के सामने रखनी पड़ी क्योंकि मैं मुंबई में अकेला रहता था। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और ना कोई मेरा भाई था और ना ही मेरी कोई बहन थी। मेरे माँ-बाप भी इस दुनिया से जा चुके थे और निक्की ज़रा-सा चलती-फिरती थी तो हाँफने लगती थी। सास ने जब मेरी यह बात सुनी तो मेरी छोटी साली को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हो गई। वो सिर्फ़ अभी 19 साल की ही थी, लेकिन थी शायद थोड़ी-सी बावली। हमारी शादी पर भी मुस्कुरा-मुस्कुरा कर मुझे देखती रहती थी। मैंने भी आगे से उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुरा कर दे दिया था और शर्माने लगी। दुपट्टा मुँह में डाले शर्मा कर ड्राइंग रूम से बाहर चली गई। उसकी यह हरकत बड़ी अजीब थी, लेकिन फिर हाल में मैंने उसे ख़ास ध्यान नहीं दिया। उधर ड्राइंग रूम के दरवाज़े पर खड़ी मेरी बीवी और मेरी सास की बातें सुन रही थी और मुझे देखकर मुस्कुराए जा रही थी या शर्मा रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। अगर शर्मा भी रही थी तो क्यों शर्मा रही थी? मेरी सास ने उसको बोला कि पायल अपने कपड़े बैग में डाल लो, जीजा तुम्हें लेने आए हैं। यह सुनकर वह फ़ौरन से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद एक छोटा-सा बैग उसके हाथ में था। मैं बाइक से अपनी साली को लेने आया था, इसलिए अपनी बाइक पर ही उसको मैंने बैठाया था। मैंने उसका सामान आगे रखा और उसे पीछे बैठने का इशारा किया। हालाँकि मोटरसाइकिल के पीछे स्टैंड लगा हुआ था, लेकिन उसने मुझे कंधों से पकड़ा। यहाँ तक तो बात समझ में आती थी और वह मेरे साथ बैठ गई। मैंने बाइक चलाना शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही आधा रास्ता तय हुआ, उसने अपने हाथ कंधों से हटाकर मेरी कमर पर रखे और फिर धीरे-धीरे मेरे करीब होने लगी। अपने दोनों बाजू कमर से लेते हुए वह आगे की तरफ से मेरा सीना पकड़ चुकी थी और मेरे बिल्कुल साथ जुड़कर बैठ गई थी। बाइक चलाते-चलाते मुझे बड़ी ज़ोर का झटका लगा। शुक्र है कि मैं अभी मेन रोड पर नहीं था, वरना अचानक की जाने वाली इस हरकत पर बौखलाहट की वजह से शायद एक्सीडेंट ही हो जाता। मैंने एकदम से मोटर बाइक साइड पर खड़े किए। मैंने कहा, "या तुम क्या कर रही हो? पायल हटाओ अपने हाथ।" मेरे तेज़ लहज़े पर वह शायद घबरा गई। उसने फ़ौरन से अपने हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा, "पीछे स्टैंड मौजूद है और अगर तुमने पकड़ना है तो मेरे कंधों पर अपना हाथ रख लो। मुझे आज तक कभी किसी ने यूँ नहीं पकड़ा। कभी कोई लड़की मेरे साथ यूँ जुड़कर नहीं बैठी।" मेरी बात सुनकर पायल वापस से सही हो गई। मैं उसे घर ले आया। निक्की उसे देखकर बहुत खुश थी। सारा काम निक्की ने पायल के सर पर डाल दिए थे। नाश्ता तक वह निक्की को कमरे में लाकर देती थी। मेरे ऑफिस के कपड़े भी वही प्रेस करती थी। मैं अपने वॉशरूम में नहा रहा था। अक्सर निक्की की जब भी तबीयत घबराती तो वह कमरे से बाहर निकलकर लाउंज में बनी हुई बालकनी में चली जाती थी। अभी भी वह बालकनी में जा चुकी थी। कमरा बिल्कुल खाली था। पायल मेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी। जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो सिर्फ तौलिया ही पहने हुए था। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में आया, अपने सामने पायल को देखकर मेरा गुस्सा से बुरा हाल था। वहाँ शायद मेरे इस्त्री कपड़े रखने के लिए वहाँ आई थी, लेकिन वह वापस जाने के बजाय ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर निक्की की लिपस्टिक लगा रही थी। मुझे देखकर फ़ौरन से घबरा गई। मैंने कहा, "तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई शर्म है तुम्हारे अंदर?" तो कहने लगी, "और मैं, वह मैं।" मैंने कहा, "क्या वहाँ मैं? दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से बाहर। अजीब बेवकूफ़ लड़की हो।" तो मेरे डाँटने पर वह मोटे-मोटे आँसू बहाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैंने गुस्से में अपने कपड़े बदले थे। मैं कमरे से बाहर आया तो निक्की के साथ गले लगकर रो रही थी। कहने लगी, "मुझे वापस छोड़कर दीदी आओ। मुझे नहीं रहना आपके घर। जीजा जी हर वक़्त मुझे डाँटते रहते हैं। मुझे आपकी लिपस्टिक अच्छी लगी थी इसलिए मैं लगा रही थी।" मुझे कमरे से बाहर आता देखकर निक्की भी मुझे घूरने लगी। कहने लगी, "कमाल करते हैं आप, बच्ची ही तो है मेरी बहन। आपने कितनी बुरी तरह से उसे डाँटा है। सारा घर का काम उस पर आ पड़ा है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने कभी इससे कोई काम नहीं करवाया था, मगर अब मेरी मजबूरी की वजह से यहाँ आ गई है तो आपको अपना रवैया उससे बेहतर रखना चाहिए ना। आप उसे डाँट रहे हो।"
मैंने निक्की को कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उसकी बेवकूफ़ी पर हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगा। उसे समझना चाहिए था कि किस मौके पर उसकी बहन को कहाँ होना चाहिए। मैं बिना नाश्ता किए ही ऑफ़िस चला गया। मुझे पायल से चिढ़-सी होने लगी थी क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी। एक बार मैं थका हुआ जल्दी घर आ गया तो देखा घर बिल्कुल खाली था। मेन दरवाज़ा की चाबी मेरे पास ही थी। मुझे लगा शायद पायल अपने कमरे में होगी क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं अपने कमरे में आया तो निक्की मुँह तक चादर ओढ़े सो रही थी। जब से निक्की प्रेग्नेंट हुई थी, मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी। कहा रही थी डॉक्टर ने सावधानी बताई है। वैसे उसे देखकर तो मेरा दिल कुछ शैतानी करने को चाह रहा था। मैंने कमरा बंद किया और लॉक कर दिया। अपने ऑफिस का बैग मैंने एक तरफ रखा और निक्की के साथ जाकर लेट गया। 1 महीने से उसने मुझ पर पाबंदियाँ लगा रखी थी, इसलिए सोचा कि आज सोते हुए उसे अपनी बाहों में भर लूँ। मैंने लैंप ऑफ कर दिया और उसका चादर उठाकर उसके बिल्कुल करीब लेट गया। कहने लगी कि ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने उसकी बात खत्म नहीं होने दी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा बहुत तड़पा लिया तुमने। मुझे 1 महीना हो चुका है। आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी इससे पहले कि मैं उसके करीब आता, बाहर मेन गेट की बेल बजी। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैं उसके पीछे हट गया लेकिन जैसे ही मैंने लैंप खोला मेरे तो होशो आवाज़ उड़ गए थे क्योंकि निक्की की जगह पायल लेटी थी जो उस वक्त बदहवास में थी। हड़बड़ाकर उठ के बैठ गई। उसके लंबे घने बाल खुले थे। वह मेरे कमरे में क्या कर रही थी? फौरन उसने अपना दुपट्टा बेड के साइड पर से उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। मेरा तो गुस्से और शर्मिंदगी के मारे बुरा हाल था। मन चाहा चुल्लू भर पानी में डूब जाऊं। पायल कमरे से जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद निक्की फूले हुए सांस के साथ कमरे में आई। उसने दुपट्टा ओढ़े रखी थी जैसे कहीं बाहर से आई हो। आकर बेड पर बैठी उसने अपने सर से दुपट्टा एक तरफ उतारी। कहने लगी आप आ गए ऑफिस से? मैंने कहा तुम कहाँ गई थी? कहने लगी मेरे पेट में बहुत तकलीफ थी इसलिए मैं पड़ोसन के साथ डॉक्टर के पास चली गई थी। उसके पास गाड़ी है ना, तो थोड़ी-सी सहूलियत हो गई। डॉक्टर से चेकअप करवा कर अभी आई हूँ। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा क्या हुआ था तुम्हें? मुझे फ़ोन पर क्यों नहीं बताया? कहने लगी क्या हो गया आपको? आप ऑफ़िस में होते हैं, कामों में उलझे होते हैं तो मैं आपको क्यों परेशान करती? इस हालत में औरतों की तबीयत कुछ ऐसी रहती है। बस पहली बार है ना इसलिए मुझे डर सा लग रहा था। डॉक्टर ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मेडिसिन्स उसने लिख कर दी है। दिन ब दिन वह मुझे कमज़ोर लगती जा रही थी। लेकिन उस वक़्त मुझे फ़िक्र यह थी कि कहीं पायल अपनी बहन से कुछ ना कह दे। मैं तो शायद निक्की से नज़रें भी ना मिला पाता। जो कुछ हुआ था वह एक इत्तेफ़ाक़िया हादसा था। मैंने उससे कहा कि तुम आराम करो मैं अभी आता हूँ। मैंने अपने कपड़े बदले और कमरे से बाहर निकल आया। पायल उस वक़्त किचन में रोटियाँ बनाने में लगी थी। मैं किचन में गया, वह रोटियाँ बना रही थी। मैं उसके पास आकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर उसने अपने चेहरे का रुख बदल लिया। मैंने अपनी नज़रें झुका ली क्योंकि गलती मेरी ही थी। लेकिन कसूर सिर्फ़ मेरा अकेले का नहीं था, पायल का भी था। अगर आराम करना ही था तो अपने कमरे में जाकर कर सकती थी। मेरे कमरे में उसे लेटने की क्या ज़रूरत थी? फिर हाल में मैं नहीं चाहता था कि यह बात निक्की तक पहुँचे। मैंने उससे कहा कि मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हुआ अपनी बहन से कुछ ना कहना। मेरा लहज़ा ज़रा सख्त था। वह खामोश रही। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे यह बात थोड़ी नरमी से करनी चाहिए थी। कहीं मेरे गुस्से भरे लहज़े को सुनकर बात ख़राब ना हो जाए। तभी मैंने कहा पायल देखो, जो कुछ भी हुआ वह महज़ एक इत्तेफ़ाक था। पहले तो तुम्हें मेरे कमरे में सोना ही नहीं चाहिए था। फिर तुमने मुँह चादर तक ओढ़े रखा था। मैं नहीं जानता था कि मुझे लगा कि तुम निक्की हो, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन प्लीज़ यह बात निक्की को मत बताना। मेरे नरम लहज़े को सुनकर वह कहने लगी कि मुझे निक्की दीदी ने कहा था कि मैं उनके कमरे में ही रहूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, जो कुछ भी हो गया उसे भूल जाओ। वह फ़ौरन मेरी बात मान गई। मैंने सुकून का साँस लिया। फिर वक़्त तेज़ी से गुज़रने लगा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मेरी पायल से काफ़ी हद तक बातचीत शुरू हो गई।
वह अपने कॉलेज की बातें भी मुझसे कर लिया करती थी। लेकिन निक्की की हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जैसे-तैसे वक़्त गुज़रने लगा। उसका साँस बहुत ज़्यादा फूलने लगा। उसमें बहुत खून की कमी थी। हर हफ़्ते मैं कभी उसे आयरन की ड्रिप लगवाता, कभी ताकत के इंजेक्शन लगवाता। उसकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए थे। रंगत पीली-सी होने लगी थी। डॉक्टर ने जुड़वा बच्चे बताए थे। शायद यही वजह थी कि वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। 9 महीने में तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसके लिए व्हीलचेयर लेनी पड़ी क्योंकि वह चलने-फिरने से बिल्कुल नाकाम हो चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था इसलिए मैं और पायल उसे अस्पताल ले गए। लेकिन उसके ऑपरेशन में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन पैदा हो चुके थे। 1 घंटे के बाद लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर आई। नर्स ने अपने हाथों में दोनों बेटे पकड़े हुए थे। अपने बच्चों को देखकर मैं खुशी से दीवाना-सा हो गया था। मैंने दोनों को अपने गोद में भरकर प्यार किया। पायल ने मुझे एक बेटा ले लिया, प्यार करने लगी, लेकिन डॉक्टर के चेहरे को देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। मैंने घबराते हुए डॉक्टर से निक्की के बारे में पूछा तो डॉक्टर कहने लगी, "मिस्टर रोहन, आपकी वाइफ़ की हालत बहुत ख़राब है।" यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि, "उसे क्या हुआ है?" वह कहने लगी कि वह सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। उनके पास बस कुछ ही देर बची है। आप प्लीज़ जाकर उनसे मिल लें। यह सुनना था। मुझे लगा कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने कहा, "आप होश में तो हैं? आप मुझसे क्या कह रही हैं? कुछ नहीं हो सकता मेरी निक्की को।" मैंने अपना बच्चा नर्स को पकड़ाया और फ़ौरन कमरे में चला गया। वह खींच-खींच कर साँस ले रही थी। मैं उसके पास गया तो उसकी आँखों में आँसू बहाकर तकिए से सूख रहे थे। मुझे देखकर वह बस हल्का-सा मुस्कुराई थी। मैं उसके पास जाकर बैठा। उसके दोनों हाथों पर ड्रिप लगी हुई थी। मैंने उसका हाथ थामा। मैंने कहा, "कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं पानी की तरह पैसा बहा दूँगा, तुम ठीक हो जाओगे।" लेकिन वह बहुत उखड़े-उखड़े साँस ले रही थी, टूटे-फूटे लफ्ज़ से बोलने लगी, कहने लगी, "आप कुछ भी कहा ले, लेकिन मुझे पता चल चुका था कि मेरे पास वक़्त बहुत कम है।" उसने मेरा हाथ पकड़कर ज़रा-सा दबाया था। कहने लगी, "रोहन, मेरे बच्चों के लिए सौतेली माँ मत ले आना। ऐसा करो, पायल से शादी कर लो।" यह सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। इस अचानक से हालत के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने उसके हाथों को पकड़कर चूमना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर हाथ लगाने लगा। मैंने कहा, "ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, भगवान के लिए निक्की ऐसी बातें मत करो।" लेकिन उसका साँस पूरी तरह से उखड़ने लगा। मैंने डॉक्टर को बुलाना शुरू कर दिया। मैंने चिल्लाकर पूरा स्टाफ इकट्ठा कर लिया। डॉक्टर ने नर्स से फ़ौरन ऑक्सीजन लगाने के लिए कहा। पूरा स्टाफ निक्की के इर्द-गिर्द खड़ा हो चुका था, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वह मुझे देखे जा रही थी, जैसे वह मुझसे अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कराना चाह रही हो, जैसे मुझे आँखों में समा लेना चाहती हो। मेरे आँसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वह मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरी गिनती उन मर्दों में होती थी, जो अपनी बीवी के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें और जज़्बात रखते हैं और एक बीवी से वफ़ादार होते हैं। निक्की से मेरा ऐसे ही दिली रिश्ता था। उसका नरम मिज़ाज, धीमा लहज़ा मेरे दिल में उसके लिए एक अलग मुकाम बन चुका था। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। मैंने कभी किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा था। मेरे सारे जज़्बात सिर्फ़ निक्की के लिए थे, जो मुझसे बस एक निवेदन करके जा चुकी थी। उसके मुर्दे शरीर को देखकर, खुली आँखों को देखकर, उसके बेजान हाथ को अपने हाथ में देखकर मुझे लगा जैसे अंदर से किसी ने मेरी आत्मा खींच ली हो। मैं उसे बेबस-सा उठाने लगा, दोनों बाजू से पकड़कर उसे झंझोड़ने लगा कि तुम मुझे यूँ छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो हमने ज़िंदगी साथ गुज़ारनी थी। हमने वक़्त ही कितना गुज़ारा था, लेकिन वह जा चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप हौसला रखें। अभी तक पायल इस बात से अनजान थी कि निक्की हमें छोड़कर जा चुकी है। जब मैं कमरे से बाहर आया तो कहने लगी, "दीदी की तबीयत कैसी है जीजा?" मेरी आँखों से आँसू बहा रहे थे। मैंने अपने बच्चों को उसके हाथों से लिया। मैंने कहा, "वह हमें छोड़कर जा चुकी हैं। अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी।" यह सुनना था कि वह रोने लगी। कहने लगी, "आप झूठ बोल रहे हैं।" मैं अपनी सास को फ़ौरन फ़ोन करने लगा। वाह! यह कयामत थी जो हम पर टूटी थी। मेरी सास का रो-रो कर बुरा हाल था। दोनों बच्चे उस वक़्त पायल के पास थे। वह भी रोए जा रही थी।
2 दिन पायल और मेरी सास मेरे घर पर ही रहे। फिर मेरी सास कहने लगी कि हम इन बच्चों को अपने घर ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर उनके देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने उस वक़्त कोई ऐतराज़ नहीं किया था। सब लोग घर से जा चुके थे। मैं तन्हा अपने घर में रह गया था। मैं था निक्की की यादें थी कि अभी हँसते-मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकलेगी, कहेगी, रोहन आप क्यों उदास हैं? मैं यहीं तो हूँ, आपके पास। 1 महीना गुज़र चुका था, मैंने अपना ऑफ़िस जॉइन कर लिया। रोज़ाना कुछ देर के लिए ही मैं अपने ससुराल जाता, अपने दोनों बेटों के साथ कुछ वक़्त गुज़ारता, वापस लौट आता। 6 महीना ऐसे ही गुज़र गए। मेरी कलीग्स मुझसे दूसरी शादी का मशवरा दे रहे थे, लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं था। होश तो मेरे उस वक़्त उड़े जब मेरी सास ने मुझसे कहा कि पायल का रिश्ता आ रहा है, इसलिए मैं अपने बारे में संजीदगी से कुछ सोचूं, क्योंकि पायल का आने वाला रिश्ता काफ़ी अच्छे घर से आया था। मेरी सास का इरादा था कि उसकी शादी जल्दी से वह कर देंगे। मेरी सास कहने लगी, देखो रोज़-रोज़ अच्छे रिश्ते नहीं आती, बच्चियों के और वह लोग बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं, वरना मैं 1 साल तक वक़्त ले लेती, पायल की मंगनी कर लेती, तब तक तुम्हारे दोनों बेटे बड़े हो जाते। तुम भी अपने बारे में कुछ सोचो, कुछ अच्छा-सा फ़ैसला कर लेते, लेकिन उन लोगों की शादी की बहुत जल्दी है, इसलिए कुछ माह में ही तुम अपनी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर लो। मेरी बूढ़ी जान में इतनी ताकत नहीं है कि मैं दोनों नातियों को सँभाल सकूँ, वरना कभी भी मैं अपने बेटी की औलाद को सौतेली माँ के हवाले ना करती। आँसू बहाते हुए मेरी सास ने यह कहा था, लेकिन मैं गुमसुम बैठा हुआ था। दूसरी औरत को अपनी ज़िंदगी में लाने का मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर मेरे बच्चे मेरी बीवी की आखिरी निशानी हैं। मैं नहीं चाहता था कि कोई और गैर औरत आए और उनके साथ सौतेला वाला बर्ताव करे। मैंने कहा, आप पायल के रिश्ते के लिए इनकार कर दें। यह सुनकर मेरी सास मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, ठीक है, तुम इस वक़्त परेशान हो। आयान और शिवांश दोनों बेटे हैं, दोनों छोटे हैं, लेकिन इसके लिए खुदगर्ज़ी का इज़हार मत करो। आजकल अच्छे रिश्ते वैसे ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इससे पहले कि मेरी सास कुछ और कहती, मैंने कहा, आप मेरी शादी पायल से कर दें। आप जानती हैं, मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं अयान और दिवांश के लिए सौतेली माँ नहीं ला सकता। पायल उनकी मौसी है और अभी तक माँ बनकर ही उन्हें सँभाल रही हैं। जैसे देखभाल और परवरिश पायल उनकी कर सकती है, कोई दूसरी औरत नहीं करेगी। मेरे घर में पायल को कोई मसला नहीं होगा। मेरी बात सुनकर मेरी सास खामोश हो गई। कहने लगी, मैं तुम्हारे ससुर से बात करके तुम्हें बताऊँगी, क्योंकि आने वाला रिश्ता उन्हीं के दोस्त के बेटे का है और हम तो दबे लफ्ज़ों में हाँ भी कर चुके हैं। मैंने कहा, आप इनकार कर दें, क्योंकि मैं सिर्फ़ पायल से ही शादी कर सकता हूँ, क्योंकि यह निक्की की भी आखिरी ख्वाहिश थी। इस दुनिया से जाने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके बच्चों को सौतेली माँ नहीं लाऊँगा। तो मुझे अगर शादी करनी भी है तो मैं पायल से ही करूँगा। यह बात सुनकर मेरी सास बिल्कुल चुप हो गई। अगले 2 रोज़ के बाद जब मैं गया तो मेरे सास-ससुर दोनों ही मेरे सामने बैठे, कहने लगे कि अगर निक्की की यही ख्वाहिश थी तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। मैंने कहा कि मैं यह शादी सादगी से करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मेरी सास के माथे पर बल पड़े। कहने लगे, तुम्हारी दूसरी शादी है, लेकिन पायल की तो पहली है ना। हर लड़की की अपनी कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। पहले ही वह अपनी बहुत सी ख्वाहिशों की कुर्बानी दे रही है, सिर्फ़ अपनी बहन की वजह से, इसलिए उसकी वैसी ही शादी होगी जैसे कि होती है। अपनी सास की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो आया था, उन्हें सिर्फ़ पायल नज़र आ रही है, ख्वाहिशें नज़र आ रही थी, मैं नज़र नहीं आ रहा था, या नहीं नज़र आ रहा था कि उनकी एक बेटी हमेशा के लिए दुनिया से जा चुकी है। मेरे दिल में तो ना शादी की ख्वाहिश थी, ना बीवी के लिए कोई जज़्बात। पायल से शादी मेरी सिर्फ़ मजबूरी थी, लेकिन मैंने कोई ऐतराज़ नहीं किया था। शादी हमारी बहुत धूम-धाम से नहीं हुई थी, तो बहुत सादगी से भी नहीं हुई थी। वह दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मैंने उसे नज़र भर कर भी नहीं देखा था। विदा होकर वह मेरे घर आ गई। मेरे दोनों बेटे उस वक़्त रोए जा रहे थे। वह कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी और मैं बाहर अपने बच्चों को बहला रहा था। बड़ी मुश्किल से वह दोनों सोए थे। मैंने दोनों को कंधे से लगाया और जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगा,
मुझे पायल की बातों बातों की आवाज़ आ रही थी। वह फ़ोन पर किसी से हँस-हँस कर बातें कर रही थी और जो बातें वह कह रही थी मेरा दिल सीने में थम सा गया। वह कह रही थी कि उसे शुरू से मैं बहुत पसंद था। शायद अपने दोस्त से बात कर रही थी कि मुझे रोहन की पर्सनैलिटी शुरू से ही बहुत आकर्षित करती थी। मुझे वह बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए मैं हमेशा दुआओं में उन्हें ही माँगती थी कि मेरी शादी जिससे हो, वह भी बिल्कुल रोहन जैसा ही हो। ऐसे ही शक्ल-सूरत वाला हो, ऐसा ही मिजाज हो और देखो मेरी दुआओं का असर है कि मुझे भगवान ने रोहन को ही दे दिया। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। उसकी दुआओं ने मुझे मेरी दुनिया छीन ली थी। मुझे वह पहले भी कुछ ख़ास पसंद नहीं थी, लेकिन यह बात सुनकर तो मुझे जैसे आग सी लग गई। कैसी खुदगर्ज़ी लड़की थी, सिर्फ़ अपना सोचा। उसकी दुआओं ने मुझे मेरी बीवी, मेरी जीवन साथी छीन ली। मैं बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था। मुझे देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब। उसने फ़ौरन से फ़ोन बंद कर दिया। बेड से उठकर फ़ौरन मेरे पास आई, मेरी गोद से अयान को पकड़ा और बेड पर लिटा दिया। मैंने शिवांश को भी बेड पर लिटा दिया। दुल्हन के जोड़े में उसने हर श्रृंगार मेरे लिए कर रखा था। हाथों में चूड़ियाँ थे, ज़ेवर था, बालों में गजरा लगा हुआ था। खुश भी बहुत थी। ज़ाहिर है उसे उसकी मोहब्बत जो मिल गई थी, लेकिन मेरी दुनिया उजाड़ कर मिली थी। इसलिए मैं सोच चुका था कि उसे छोड़ूँगा नहीं। दोनों बच्चे सो चुके थे, वह बेड पर बैठ गई। शायद इसी इंतज़ार में थी कि मैं अब उसके पास बैठूँगा, उसके हुस्न की तारीफ़ करूँगा, उसे मुँह दिखाई का तोहफ़ा दूँगा और उससे बड़ी मोहब्बत से पेश आऊँगा। मैंने बड़े सख्त लहज़े में उससे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्यों बैठी हो? खड़ी हो। यहाँ से मेरे सख्त लहज़े को सुनकर वो फ़ौरन से खड़ी हो गई। मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, "कतई ज़हर लग रही हो तुम। मुझे इस तरह सजी-सवरी दुल्हन बनी हुई जाओ जाकर अपना कपड़ा बदलो और उतारो यह सब कुछ।" मेरा लहज़ा सुनकर वह हक्का-बक्का मेरी तरफ देखने लगी। उसे यह देखकर मैंने बड़े गुस्से से उसे देखा। मैंने कहा, "हिंदी समझ नहीं आती क्या तुम्हें? क्या कह रहा हूँ मैं? जाओ यहाँ से और अपने कपड़े बदलो। तुम इस घर में बच्चों की माँ की हैसियत से आई हो। मुझ पर कोई हक नहीं रखती। मजबूरन शादी की है मैंने तुमसे। मोहब्बत मुझे अपनी पत्नी निक्की से ही थी और उसी से ही रहेगी। मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। बाकी तुम्हें मेरे घर में कोई तकलीफ़ नहीं मिलेगी। खाओ, पियो, ऐश करो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और ना ज़िंदगी में है।" यह कहकर मैं बाहर जाने लगा। दरवाज़े के पास जाकर रुक गया। मैंने उससे कहा कि इन बच्चों के साथ यहीं सो जाना। मैं आज के बाद से दूसरे कमरे में सोया करूँगा। यह कहकर मैं अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके आ गया। अपने कमरे में आकर मैं लेट गया। मुझे बार-बार पायल पर गुस्सा आ रहा था। कैसी खुदगर्ज़ बहन थी जो अपने ही बहनोई पर घटिया नज़र रखते हुए उसे शर्म नहीं आई। अगर देखा जाए तो बहनोई का रिश्ता बड़े भाई जैसा होता है। कैसी लड़की थी जिसने बहन के सुहाग पर नज़र रखी हुई थी। मुझे उसकी हरकत याद आने लगी। इसका मतलब वह जो कुछ भी कर रही थी जानबूझकर कर रही थी। जानबूझकर वह मेरे कमरे में लेटी हुई थी। जानबूझकर बाइक पर मेरे साथ चिपक कर बैठी बैठी रही। यह सब बातें सोचकर मेरा खून खौल उठा था। इतना सोच चुका था कि इस लड़की को ऐसा मज़ा चखाऊँगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगी। ना जाने उसने किस तरह से दुआएँ माँगी हैं कि मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। भगवान ने अपनी ही बहन के लिए वह मरने की दुआएँ माँगती थी ताकि मुझे पा सके। मैं जितना पागल मैं जितना पायल के बारे में सोच रहा था उतना ही मेरा दिमाग खराब होने लगा था। मेरे बच्चों की मजबूरी ना होती तो मैं शायद उसे कभी ना अपना पाता। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकला तो उसकी आँखें पूरी तरह से सूजी हुई थी। शायद रात भर रोती रही। यह देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला। मैंने सरसरी सी नज़र उस पर डाली थी। नाश्ता टेबल पर रख रही थी। साथ-साथ में अयान और दिवांश को भी खिला रही थी। तिरछी नज़रों से मुझे भी देख रही थी। मैंने बिना उसकी तरफ देखे नाश्ता किया और ऑफ़िस चला गया। रात को जब मैं ऑफ़िस से आता तो वह तैयार होकर मेरे ही इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मैं उससे बात तक नहीं करता। एक बार मैं घर पर आया तो कहने लगी, "क्या हुआ है आपको? मुझसे किस बात पर नाराज़गी है? मैंने आपसे क्या कहा है? अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई जज़्बात नहीं है, आप सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए मुझसे शादी करना चाहते थे तो आप मेरे माँ-बाप को साफ-साफ कह देते ताकि मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ठीक से कर सकती।" यह बात सुनकर मैंने उसके दोनों बाजू से उसे पकड़कर उसका चेहरा दबाया। मैंने अपना
चेहरा उसके आगे किया और कहा, कहर भरी नज़रों से उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मुझे भी नहीं मालूम था कि तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो। अपनी खुदगर्जी के खातिर तुम अपनी बहन को भी मरवा सकती हो। यह सुनना था कि उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। या आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। तुम तो अपनी दोस्त से कह रही थी कि मुझे भी अगर मालूम होता होता ना कि निक्की तुम्हारी गलत दुआओं की बदौलत मर सकती है तो मैं भी तुमसे शादी ना करता। मेरी मजबूरी, मेरे बच्चे हैं, तभी तो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल देता। तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली, तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझ पर ऐसी नज़र रखते हुए मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ है। इसलिए शुक्र करो कि तुम्हें अपने घर पर बर्दाश्त कर रहा हूँ। वह कहने लगी, आप गलत समझ रहे हैं। जो आप समझ रहे हैं वह आपकी गलतफ़हमी है। लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। फिर वहाँ चुप फिर वह चुप-चुप ही रहने लगी, सिंपल कपड़ों में रहने लगी। मुझसे बात भी नहीं करती थी। हाँ, बस मेरे काम कर दिया करती थी। वक़्त यूँ ही गुज़रने लगा। मेरे बच्चे 4 साल के हो चुके थे। मैंने उन्हें स्कूल में एडमिशन करवा दिया। एक बार बच्चों की शॉपिंग करने के लिए मैं उसे अपने साथ ले गया। हम शॉपिंग कर रहे थे जब उसकी दोस्त पायल को पहचान कर उसके पास आ गई। वह उससे पूछने लगी कि तुम कहाँ गायब होती हो? ना फ़ोन पर बात करती हो, ना कोई बातचीत। मैं उन दोनों को देखकर उस शॉप से बाहर निकल गया। उन दोनों दोस्तों के बीच मेरा क्या काम? मैं बच्चों के लिए इधर-उधर कुछ चीज़ देखने लगा। कुछ देर बाद जब मैं उसी दुकान पर वापस आया तो उसके दोस्त की बातें सुनकर मुझे हैरत हुई। वह कह रही थी कि अभी तक मेरे भाई ने शादी नहीं की है। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया था, रिश्ता तक पक्का हो चुका था और तुमने अपनी बहन की खातिर, अपने भांजों के खातिर मेरे भाई को ठुकरा दिया। तुम्हें क्या मिला ज़िंदगी से? अपने आप को देखा है? तुम्हें देख के लगता ही नहीं कि तुम्हारी शादी को अभी सिर्फ़ 4 साल गुज़रे हैं। अपना चेहरा देखो कितना मुरझा गया है। ना हाथों में ज़ेवर है, ना कानों में, ना चेहरे पर कोई मेकअप। कैसी ज़िंदगी गुज़ार रही हो? अगर मेरे भाई ने तुमसे मोहब्बत की थी तो मोहब्बत के दावे तो तुमने भी किए थे। लेकिन अपने भांजों की खातिर जो कुछ शादी की रात तुमने फ़ोन पर मेरे भाई से कहा था, उसे अभी भी उन बातों पर यकीन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आँखों में अपनी मोहब्बत के लिए जलते हुए दिए उसने भी देखे थे। तुमने झूठ बोला था उसे और उसे तुम्हारे झूठ पर एतबार नहीं था। यह सब सुनकर मैं सोच में पड़ गया। पायल कहने लगी कि मेरी बहन ने मुझे बचपन से बहुत प्यार से पाला था, मेरी हर फ़रमाइश पूरी की थी, मुझे कोई काम नहीं करने देती थी। फिर जैसे मुमकिन था कि उसके बच्चों को मैं सौतेली माँ के हवाले कर देती फिर कैसे मुमकिन था कि उसके बच्चों को मैं सौतेली माँ के हवाले कर देती। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मैं सारी बात समझ चुका था। शादी की रात जो बात मैंने सुनी थी वह पायल उस लड़के से कह रही थी ताकि वह पीछे हट जाए और मैं उसे गलत मायने में ले गया। मैंने सच जानने की कोशिश भी नहीं की थी और पिछले 4 सालों से मैं उसे सज़ा दे रहा था। मैं दुकान के अंदर आ गया। पायल की दोस्त मुझे देखकर दुकान के बाहर निकल गई। बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी। मैं उसे एक चूड़ियों के स्टॉल पर ले गया। मैंने सुर्ख लाल रंग की चूड़ियाँ निकलवाई। वह मुझे हैरत से देख रही थी। उसके हाथ को थामकर मैंने खुद उसके हाथ में सुर्ख लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाई। वह भीगी आँखों से मुझे देख रही थी। मैंने उसे फैंसी कपड़ा लेकर दिया। घर जाकर मैंने उससे कहा कि आज रात को यह पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा था। उसने भी मुझे कुछ भी नहीं कहा था। बिल्कुल चुप थी। रात को जब मैं कमरे में आया तो अयान और शिवान दोनों सो रहे थे। वह खामोश से बेड पर बैठी थी। तैयार होने के बावजूद उसके चेहरे पर रौनक नहीं थी। मैंने उसके हाथ में सोने के कंगन पहनाए और उसके आँसू बह रहे थे। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं वाक़ई गलत था, मुझे तुमसे सच्चाई जाननी चाहिए थी। मेरी आवाज़ सुनकर वह सिसकिया से रोने लगी। कहने लगी, मेरे दिल में आपके लिए पहले से कोई फ़ीलिंग, कोई जज़्बात नहीं थे और शायद अब भी नहीं है। बेहतर है कि आप मुझे अयान और शिवांश की माँ ही समझें। या बेड से खड़ी हो गई। इससे पहले वह नाराज होकर जाती, मैंने उसे खड़े होकर उसका हाथ थाम लिया, उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा, सॉरी, आज मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हारे साथ ज्यादती करते करते बस ये आखिरी गलती है, मुझे माफ कर दो। वह भी मेरे साथ गले लगकर रोए जा रही थी। मैंने उसे खुद से ना जुदा किया, ना रोने से रोका। मैं चाहता था कि वह अपने दिल से सारा गुबार निकाल दे। आज पहली बार उसे शुक्रिया कहना है।
मैंने अपने दिल की हर बात कहना है। अब मुझे उसे खामोशी से सुनना है। मैं चाहता हूँ कि उसके बाद हमारे नसीब में सिर्फ खुशियां ही हों। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक